चांदनी। छोटी कहानियां सुनाता हूँ और आज आपके बीच लेकर आया हूँ एक छोटी कहानी, बूढ़ी दीवारों का दर्द, भाग 2। उफ पापा जी, आपने पूरा घर ही गंदा कर दिया। अभी अभी राधा ने पोछा मारा था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए ना आपको, आप बच्चे तो हैं नहीं। बहू रिया के मुंह से ये शब्द सुनकर अनिल जी हतप्रभ से खड़े रह गए। कैसे पुलिस की नौकरी में सिर्फ उनकी एक आवाज से बड़े से बड़े मुजरिम हिल तक जाते थे, और आज उनकी बहू उन्हीं के घर में उनको इतना सुना रही थी। तभी पत्नी ने उन्हें सोफे पर बिठाते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का क्या बुरा मानना, बस जुबान की तेज है, बाकी उसके मन में कुछ भी ऐसा नहीं है। अनिल जी पत्नी की आंखों में देख रहे थे और जैसे पूछ रहे हों। सच में फीकी सी हंसी उनके होठों पर तैर गई, लेकिन आंखों के कोरे थोड़े से नम हो गए। सोफे पर बैठे बैठे सोचने लगे कि कितने जतन से इस घर को खड़ा किया था, एक एक दिन का अपने हिसाब से रखवाया था इस घरौंदे को तैयार करने में, ताकि सेवा अवकाश के बाद पति पत्नी सुविधाओं के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन आज सारी दुनिया उनके कमरे तक सिमट गई है। कमरे से बाहर निकलो तो कितना कुछ सुनना पड़ता था। हॉल के अंदर फायर पिट बनवाया था कि ठंड के दिनों में वहां आग के सामने भुनी मूंगफलियां खाएंगे, लेकिन मजाल क्या, बहू कभी सर्दी में आग जलाने दे। कहती थी कि पूरे घर में राख के कण फैलते हैं, फिर वो चिमनी वैसी ही रंगी पुती दिखती है, एकदम उजली, क्योंकि बहू को वैसा ही पसंद है। ये सब सोच ही रहे थे, तभी पत्नी हाथ में कॉफी का मग लिए वहां आ बैठी। पति को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो अभी गुस्से में थे, और जब वो गुस्से में होते हैं तो उनके हाथ की कॉफ़ी पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाता है। पत्नी भी क्या करती, पति और बेटे सोमेश के मुंह में फंसी एक भारतीय नारी जो ठहरी। दोनों तरफ बैलेंस बनाते बनाते ही उसका जीवन कट रहा था। कभी बेटे की सुनती तो कभी पति की। एक दिन सुबह सैर से लौटने के बाद पति पत्नी दोनों लॉन में बैठे थे। नौकर चाय रख के गया, 2 की जगह 3 चाय रख दी। ये बात उन्हें थोड़ी अटपटी लगी, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ सोमेश पीता था, और उनके साथ चाय तो वो कभी नहीं पीता। उसने उनके साथ बैठना कब का छोड़ दिया था, फिर आज 3 चाय। तभी सोमेश वहां आकर बैठ गया और साथ में चाय पीने लगा। एक अजीब सी चुप्पी थी। ये वही सोमेश है जो छोटा था तो उसकी बातें खत्म ही नहीं होती थी। अनिल जी कितना भी थके हों, सुमेध के साथ खेलते ही थे। उसकी बातें तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि वो उन्हें कहते कहते थक के सो नहीं जाता था। आज अजीब सी औपचारिकता ने अपनी जगह बना ली थी बाप और बेटे के बीच। तभी पत्नी ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, सोमेश, अगले महीने तो रिया के भाई की बेटी की शादी है ना? हाँ माँ, उसी बारे में बात करने आया हूँ। लड़के वाले इसी शहर के हैं और वो यहीं से शादी करना चाहते हैं। तो रिया का परिवार शादी के लिए ये घर चाहता है, मतलब वो हमारे घर से शादी करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक भीड़ भाड़ रहेगी तब तक आप दोनों दीदी के पास चले जाओ। आप दोनों को भी भीड़ भाड़ से असुविधा होगी, और दीदी के पास चले जाएंगे तो कोई तकलीफ भी नहीं होगी, और आप दोनों का कमरा उनके काम आ जाएगा। ये सुनते ही अनिल जी गुस्से से लाल हो गए, फिर भी अपनी आवाज को संयमित करते हुए बोले, बहू के घर वालों को दूसरा घर दिला दो किराए पर, 10-15 दिन की ही तो बात है,
पर हम क्यों शिफ्ट हों? पापा आप भी ना गजब करते हैं। रिया के घर वाले हैं, हमारे इतने बड़े घर के रहते हुए उन्हें दूसरा घर देखें। अब रिया ने उनसे कह दिया है, अब आप लोग अपना देख लो, वो यहीं आएंगे तो यहीं आएंगे। ये कहकर सोमेश एकदम अंदर चला गया। अंदर से बहू रिया की भी कुछ आवाजें आने लगी थी। लग रहा था वो सब कुछ सुन रही थी और उससे अनिल जी की बातें शायद अच्छी नहीं लगी। आज पत्नी की आंखों में आंसू बह रहे थे और अनिल जी ने उन्हें अपना कंधा दिया और कहा, अभी मैं हूं, सब ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन शाम अनिल जी शहर से आए तो पत्नी ने बताया कि बेटा, बहू और बच्चे तीनों साथ में छुट्टी बिताने अपने ससुराल गए हैं, पर उन्हें नहीं बताया। अनिल जी मुस्कुराने लगे और बोले, देख पगली, ये वही बच्चे हैं। अब बच्चे ऐसे ही होते हैं, जिनके लिए तू मुझसे लड़ती थी ना, जिनके लिए जाने कितनी रातें हमने जाग के बिता दी, आज वो हमारे ही घर से हमें जाने के लिए कहते हैं। कोई बात नहीं। अनिल जी ने पत्नी का हाथ पकड़ा और भीतर चले गए। एक सप्ताह बाद जब सोमेश का परिवार लौटा तो दरवाजे पर ताला लगा था। चौकीदार उन्हें देखते ही उनके पास पहुंचा, एक चाबी सोमेश के हाथ में दी और साथ में एक चिट्ठी भी दी। सोमेश चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। प्रिय पुत्र सोमेश, मैं और तुम्हारी माँ रामेश्वरम जा रहे हैं। 1 महीने बाद लौटेंगे। ये जो चाबी है तुम्हारे हाथ में, वो घर की चाबी नहीं है, वो एक दूसरे फ्लैट की चाबी है, जिसमें तुम्हारा सभी सामान रखवा दिया है। वो फ्लैट मैंने बहुत पहले खरीदा था, तुम्हें नहीं बताया था। शहर के सबसे समृद्ध इलाके में है, तुम लोगों के लिए अच्छा है, और अगर अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से एक घर ले लेना। ये घर मेरा और तुम्हारी माँ का है और हमारा ही रहेगा। इसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ खुश रहे। लेकिन अब तुम्हारी बातों से उसकी आंखों में आंसू आए हैं और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा सपना था, ये हमारे सपनों का घर था, जिसमें हम अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे। लेकिन शायद ईश्वर को यह मंजूर नहीं था और तुम लोगों को हमारे साथ रहना पसंद नहीं था। वो दूसरा घर मेरे और तुम्हारी माँ की तरफ से तुम लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इच्छा होगी तो रखना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद ये घर ट्रस्ट का होगा, जो यहाँ वृद्धाश्रम बनाएंगे। इस घर पर तुम्हारा या तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं है। मैंने ये बात तुम्हारी बहन को बता दी है और वो मेरे इस फैसले से बहुत खुश है। उम्मीद है तुम भी खुश होगे। तुम्हारा पिता।